नमस्कार दोस्तों, आदाब। अंग्रेजी में एक शब्द है हिंज एयर। वैसे हिंज दरवाजे में जो कब्जा लगता है उसको कहा जाता है अगर आप डिक्शनरी देखें अंग्रेजी में, लेकिन हिंज एयर या हिंज ऑफ हिस्ट्री उस समय को कहा जाता है या उस पीरियड को कहा जाता है जहां बड़े परिवर्तन होने तय हैं। तो 2025 जिसका आखिरी दिन आज है 31 दिसंबर, वो ये संकेत देकर जा रहा है कि दुनिया अब किसी स्थिर व्यवस्था में नहीं बल्कि लगातार अस्थिर होती अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दौर में प्रवेश कर चुकी है। और इसलिए ये हिंज ईयर है जो आने वाला वर्ष है 2026। शीत युद्ध के बाद जिस प्रकार की व्यवस्था हमने इस दुनिया में देखी थी, जब शीत युद्ध समाप्त हो गया था, शीत युद्ध उस काल को कहते हैं, आपको पता है, जहां विश्व दो ध्रुवों में बटा था, एक सोवियत संघ के साथ और एक अमेरिका के साथ। जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तो एक नई प्रकार की वैश्विक व्यवस्था आई। यह वैश्विक व्यवस्था अब कई मोर्चों पर दबाव में है और 2026 मेरी दृष्टि में वह समय हो सकता है या होना तय है जब यह साफ हो जाएगा कि दुनिया सहयोग, संतुलन और कूटनीति की ओर बढ़ेगी या फिर ताकत का जलवा, सैन्य दबाव का जलवा और तकनीकी वर्चस्व के नए युग में प्रवेश करेगी। अमेरिका, चीन और रूस जैसी बड़ी शक्तियों की रणनीतियां अब आप जानते हैं केवल लोकलाइज्ड नहीं रही हैं, क्षेत्रीय नहीं रही हैं, बल्कि पूरे विश्व को अपने प्रभाव में ले रही हैं। ये तीन देश, अमेरिका, चीन और रूस, आप कह सकते हैं इन तीनों के कारण तमाम प्रकार की समस्याएं पूरा विश्व झेल रहा है। जो छोटे देश हैं या हमारे जैसे मध्यम श्रेणी के देश हैं, वे इस खींचतान में इन तीनों देशों के मोहरे हैं या इनके द्वारा सताए गए हैं। और ये देश, जिनमें भारत भी शामिल है, अपने अस्तित्व के लिए नई रणनीति तलाश रहा है, नए मित्रों को तलाश रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 2026 को हिंज ईयर यानी ऐसा साल माना जा सकता है जहां लिए गए फैसले आने वाले कई दशकों का रास्ता तय करेंगे। यदि आप पश्चिमी गोलार्ध में शक्ति प्रदर्शन को देखें तो आप पाएंगे, पहले तो मैं आपको बताऊं पश्चिमी गोलार्ध किसको कहते हैं। पश्चिमी गोलार्ध उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, कैरिबियन द्वीप, अटलांटिक महासागर का एक बड़ा भाग और प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है। विश्व को अगर आप पूरी धरती को दो हिस्से में बांट दें तो एक है पश्चिमी गोलार्ध। अमेरिका ने कैरिबियन और पश्चिमी अटलांटिक में अपनी सबसे बड़ी सैन्य तैनाती ऑलरेडी कर दी है। बड़ी खतरनाक बात है ये खबर। बड़ी संख्या में अमेरिका ने अपनी सैन्य तैनाती पश्चिमी गोलार्ध में कर दी है। विमान वाहक पोत हों, विध्वंसक युद्धपोत हों या बड़े हमले करने की क्षमता रखने वाले सैन्य बल हों, जिन्हें आप स्पेशल फोर्सेस कहते हैं, ये सब मिलकर शीत युद्ध के बाद पहली बार इतनी बड़ी सैन्य उपस्थिति अमेरिका की दर्ज करा रहे हैं। इसके लिए अमेरिका तर्क क्या दे रहा है? अमेरिका के पास तर्क है, खासकर उस दौर में जहां ट्रंप साहब वहां के राष्ट्रपति हैं। तर्क दिया जा रहा है कि नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ अमेरिका विश्वव्यापी अभियान चलाना चाहता है। लेकिन मामला कुछ और है। अमेरिकी राष्ट्रपति की ट्रंप की सरकार इसे मोनरो सिद्धांत का आधुनिक संस्करण बता रही है। मोनरो सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो यह घोषित करता है कि पश्चिमी गोलार्ध में कोई भी बाहरी हस्तक्षेप अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि 19वीं सदी में अमेरिका के पास बहुत बड़ी नौसेना नहीं थी, जबकि आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली पावरफुल नौसेना अमेरिका के पास है। इस शक्ति प्रदर्शन का सीधा निशाना, मेरी समझ से पहला जो निशाना होगा वह वेनेजुएला होगा और वेनेजुएला में भी वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो होंगे। बिकॉज संकेत साफ है, अमेरिका चाहता है या ट्रंप साहब चाहते हैं कि निकोलस सत्ता छोड़ दें और यदि ऐसा नहीं होगा तो उन पर लगातार दबाव बनाया जाएगा। हिस्ट्री विटनेस है, हिस्ट्री गवाह है कि केवल आर्थिक प्रतिबंध और सैन्य धमकी से कोई भी सत्ताधारी नेता आसानी से नहीं झुकता है। यदि 2026 में मादुरो सत्ता में बने रहते हैं तो ये ट्रंप पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। और ट्रंप कैसे हैं ये आप और हम दोनों जानते हैं। भारत में 50% का टैरिफ लगाने वाले ट्रंप का रुख हम देख चुके हैं, वो भी तब जब हमारे प्रधानमंत्री उनके बेस्ट फ्रेंड बताए जाते थे। तो ऐसे में यदि
ट्रंप हटते हैं तो ये पूरे यदि मदुरो हटते हैं तो यह पूरे लैटिन अमेरिका के लिए बड़ा संदेश होगा कि अमेरिका फिर से सबसे बड़ी ताकत, सबका बाप बन के उभर चुका है। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता तो ट्रंप की भूमिका अमेरिकियों की दृष्टि में संदेहास्पद हो जाएगी। दूसरा मुद्दा है यूक्रेन रूस का युद्ध। फरवरी 2026 में यूक्रेन और रूस के मध्य जो युद्ध चल रहा है वो अपने 5वें साल में प्रवेश कर जाएगा। जब ये युद्ध हुआ था तब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का लक्ष्य यूक्रेन को लगभग समाप्त कर देना था या रूस में मिला लेना था। हालात लेकिन आज बदल चुके हैं। कीव सुरक्षित है लेकिन पूर्वी यूक्रेन लगातार संघर्ष का मैदान बना हुआ है। अभी आप देखिए 2 दिन पहले बुरी तरह थक चुके यूक्रेन ने सीधे, ऐसा बताया जा रहा है, व्लादिमीर पुतिन के घर में हमला कर दिया। इतिहास बताता है, इतिहास में देखा जाता है कि युद्ध का 5वां वर्ष अक्सर निर्णायक होता है। या तो थकान या फिर आर्थिक दबाव शांति की ओर कदम बढ़ाते हैं या फिर कोई पक्ष जोखिम भरा कदम भी उठा सकता है और ऐसा नजर आ रहा है पुतिन के घर पर यदि सही में हमला हुआ है तो। रूस ने भारी मानवीय क्षति झेली है फिर भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूक्रेन की निर्भरता पश्चिमी सैन्य और आर्थिक सहायता पर डिपेंड करती है। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद ट्रंप प्रशासन शांति वार्ता की बात कर रहा है जिसमें क्षेत्रीय समझौते की संभावना भी बताई जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह समझौता यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी देगा या फिर संघर्ष को फ्रीज करेगा। 2026 में ये युद्ध जितना मैदान में तय होगा उतना ही वॉशिंगटन और यूरोपीय राजधानियों के फैसले में भी। तीसरा मुद्दा आता है और जो एशिया को प्रभावित करता है, जहां हम और आप रहते हैं। चीन, रूस, उत्तर कोरिया और ईरान, इन देशों का आपसी तालमेल वैश्विक राजनीति में एक नए ध्रुव के रूप में उभर रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए ताइवान केवल रणनीतिक मुद्दा नहीं है बल्कि राजनीतिक पहचान से जुड़ा मुद्दा है। बीते दशकों में अमेरिका की रणनीतिक अस्पष्ट नीति ने ताइवान में संतुलन बनाए रखा है, लेकिन अब ये नीति दबाव में है। अमेरिका ने ताइवान को रिकॉर्ड तोड़ हथियार दिए हैं। दूसरी तरफ चीन 2027 तक पूरी सैन्य तैयारी के साथ ताइवान पर कब्जा करने के संकेत देने लगा है। 2026 में बीजिंग में संभावित अमेरिकी चीन शिखर वार्ता इस मुद्दे पर कोई फैसला ले सकती है। ताइवान की स्थिति वही पुरानी कहावत दोहराती है। अंग्रेजी की कहावत है कि यदि आप मेज पर नहीं हैं तो कम से कम आप मेन्यू का हिस्सा तो हो सकते हैं। दुनिया की सेमीकंडक्टर आपूर्ति, तकनीकी उद्योग और वैश्विक अर्थव्यवस्था इस द्वीप के भविष्य से सीधे जुड़ी है। चौथा मुद्दा है इजराइल की सैन्य सफलता बनाम वहां जो राजनीतिक अस्थिरता इस समय चल रही है। आप जानते हैं मध्य पूर्व में इजराइल ने हाल के वर्षों में बहुत सारी सैन्य उपलब्धियां हासिल की हैं। हमास और हिजबुल्लाह के शीर्ष नेतृत्व को कमजोर किया है और ईरान की क्षेत्रीय पकड़ अब ढीली हो गई है। इसके बावजूद इजराइल आंतरिक रूप से गहरे राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। वहां के प्रधानमंत्री नेतान्याहू की सरकार बेहद कमजोर बहुमत पर टिकी है और वहां के समाज में बहुत गहरा ध्रुवीकरण हो चुका है। 2026 तक होने वाले संसदीय चुनाव ये तय करेंगे कि इजराइल सैन्य सफलता को कूटनीतिक अवसर में बदल पाएगा या नहीं। यदि कोई नई सरकार बनती है या गठबंधन सरकार बनती है तो सऊदी अरब सहित अरब देशों के साथ समझौते संभव हैं, अन्यथा इजराइल लंबे समय तक अस्थिरता के दौर में फंसा रहेगा और इसका खामियाजा पूरा विश्व भुगतेगा। ईरान संकट और उत्तराधिकार एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो विश्व को प्रभावित 2026 में करने जा रहा है। देखिए, ईरान के लिए 2025 और 26 का दौर, 25 पूरा चुनौतीपूर्ण था, 26 होगा। उसके प्रॉक्सी नेटवर्क कमजोर हो चुके हैं, आर्थिक संकट गहरा आ रहा है और परमाणु कार्यक्रम पर विश्व की निगरानी है। वहां के सर्वोच्च नेता खामिनी की उम्र और स्वास्थ्य ने उत्तराधिकार के संकट को जन्म दे दिया है। 2026 में ईरान या तो आंतरिक सुधार की ओर बढ़ेगा या फिर बाहरी दुश्मन गढ़कर आक्रामक रुख अपनाएगा। दोनों ही स्थितियों में स्थिरता, विश्व की स्थिरता भी दांव पर होगी। छठा और बड़ा गंभीर प्रश्न है आतंकवाद। पिछले एक दशक में वैश्विक राजनीति में आतंकवाद की चर्चा थोड़ी कम हुई है क्योंकि खतरा कमजोर हुआ है, लेकिन याद रखिएगा, कमजोर हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। ISIS और अन्य आतंकी संगठन नए संघर्ष क्षेत्र और तकनीक का उपयोग करके फिर से सक्रिय होने लगे हैं। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में हालिया घटनाएं चेतावनी है।
2026 में यदि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आतंकवाद को लेकर कमज़ोर रहा तो फिर वैश्विक राजनीति की दिशा बदल सकती है, जैसा 9/11 के बाद हुआ था। और सातवां सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो विश्व को अफेक्ट करेगा 2026 में, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नई शक्ति की दौड़ यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब केवल तकनीकी कोई इनोवेशन नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक पावर बन के उभर चुका है। चीन के नए मॉडलों ने दिखा दिया है कि तकनीकी बढ़त स्थायी नहीं। अमेरिका ऊर्जा संकट, डेटा सेंटर विवाद और निर्यात नियंत्रण से जूझ रहा है। 2026 में एआई वही भूमिका निभा सकता है जो पिछली सदी में परमाणु तकनीक ने निभाई थी, और वो क्या था? शक्ति संतुलन का निर्णायक आधार। कुल मिलाकर 2026 एक ऐसा साल जो इतिहास बनाने का काम करेगा, ऐसा मेरी नज़र में है। इन सातों मुद्दों को यदि आप एक साथ देखें तो स्पष्ट है कि 2026 निर्णायक फैसलों का वर्ष रहेगा। ये साल तय करेगा कि दुनिया सहयोग की ओर बढ़ेगी या फिर विध्वंसकारी दौर में प्रवेश करेगी। हमेशा याद रखिए, इतिहास में कुछ वर्ष ऐसे होते हैं जो आने वाले दशकों पर भारी पड़ते हैं। 2026 वैसा ही वर्ष है जहां हर निर्णय भविष्य की दिशा तय करेगा और हर चूक की कीमत पूरी दुनिया चुकाएगी। तो उम्मीद करनी चाहिए 2026 अच्छे के लिए आ रहा है। आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं।